नमस्कार व्यूअर्स, प्रिय विद्यार्थियों, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वैधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक क्या होता है, उसके कितने भेद हैं, जिनमें से समुच्चय बोधक की परिभाषा, उसके भेद, जिनमें से पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद होते हैं, वो कितने भेद हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ये सब हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कीजिए और समुच्चय बोधक के जो पहले के भाग हैं, जैसे कि समुच्चय बोधक की परिभाषा, उसका पहला भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, उनको आप देख सकते हैं। आज वैधिकरण समुच्चय बोधक करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, आगे कौन सा विषय आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताते, ताकि उसी विषय पर मैं आप एक वीडियो बनाऊं, आपके लिए लेके आऊं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वैधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, क्या परिभाषा है कि जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या अधिक से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। देखो, दो वाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा। तो जो आश्रित, चाहे एक हो या दो हो, उन आश्रित वाक्यों को जो प्रधान वाक्य होता है उससे जोड़ने का कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वैधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे वह खेलने नहीं जा सकता क्योंकि उसे पढ़ना है, क्योंकि जो शब्द है इसने क्या किया, एक आश्रित वाक्य को और एक प्रधान वाक्य को जोड़ने का कार्य किया। ठीक है, खेलने नहीं जा सकता एक वाक्य है, उसे पढ़ना है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसे पढ़ना है, कारण है इसमें। तो यहाँ क्या हो गया, जो क्योंकि शब्द है ये क्या है, वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, यहाँ इस क्योंकि शब्द ने किसका काम किया, वैधिकरण समुच्चय बोधक का काम किया है। एक प्रधान उपवाक्य में एक आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य किया, कारण बताया है। खेलने नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, कारण है क्योंकि उसे पढ़ना है। ये प्रधान वाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब इसके भेद कितने हैं, भेद इसके हैं कारण सूचक, चार भेद होते हैं। कारण सूचक जो पहला है वो कारण सूचक है, दूसरा उद्देश्य सूचक है, तीसरा संकेत सूचक है और चौथा अंतिम है स्वरूप सूचक। पहला भेद कारण सूचक। कारण सूचक में क्या होता है ये तो हमें पता है, बता, एक आश्रित उपवाक्य होगा और एक प्रधान वाक्य होगा। अब इसमें कारण बताया जाएगा कि क्या कारण है, किस वजह से ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या कारण है या हो रहा है। देखिए, वे समुच्चय बोधक शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए। जो मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, उसमें जो बात कही जाती है उसका कारण बताएं। कारण बता के दोनों को जोड़ने का कार्य करने वाले जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, कारणवाचक। क्या कहलाएंगे, कारणवाचक। अब देखिए इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, क्योंकि, चूंकि, की आदि, ये जो शब्द है ये आते कारणवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक में। अब उदाहरण के जरिए देखते हैं कि मैं घर से निकली ही थी कि मेरी चप्पल टूट गई। अब मैं घर से निकली ही थी एक प्रधान वाक्य है, क्या कारण हुआ, आगे क्या हो गया कि मेरी चप्पल टूट गई। तो इस की शब्द ने क्या किया, इनको जोड़ने का कार्य किया और कारण बताया है। घर से निकली ही थी और चप्पल क्या हो गई, टूट गई, कारण बताया है, क्या हो गया, पहले वाक्य का परिणाम क्या निकला, क्या उसका कारण हुआ वो बताया गया। इसलिए क्या हो गया, जो की शब्द वो क्या है, कारणवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रामू बाजार नहीं जा सकता। रामू बाजार नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्या कारण है, क्या वजह है, क्योंकि वह बीमार है, वो बीमार है इसलिए वो जा नहीं सकता। एक कारण बताया, जो क्योंकि शब्द है इसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया, वह बीमार है,
रामू बाजार नहीं जा सकता। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा क्योंकि ने पहला प्रधान वाक्य है, उपवाक्य है, एक आश्रित है, एक प्रधान है। तो इसने कारण के साथ पहले वाक्य का कारण बताया। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ क्या हो गया? क्योंकि शब्द क्या हो? कारणवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। अगला देखते हैं, उद्देश्य सूचक। उद्देश्य सूचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होगा कि वे समुच्चय बोधक शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़े, क्या होगा कि दो उपवाक्यों को जोड़ेंगे और मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताएं कि मुख्य जो उपवाक्य है उसको, उसमें जो बात कही गई है उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से, किस पर्पज से वो बात कही गई है, ये बताएं। वो क्या कहलाएंगे? का उद्देश्य सूचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण के जरिए समझते हैं। और इसमें कौन से शब्द आते हैं? ताकि, जिससे कि। ताकि और जो जिससे कि जो शब्द है वो आते हैं उद्देश्य सूचक वैधिकरण समुच्चय बोधक में। उदाहरण के जरिए देखिए, खूब पढ़ो जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सको। खूब पढ़ो जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सको। या जो क्या है, खूब पढ़ो, ये क्या है? प्रधान वाक्य है। परीक्षा में प्रथम आ सके, उसका उद्देश्य क्या है? खूब पढ़ो। इस खूब पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? कि परीक्षा में प्रथम आ सको, जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सको। तो यहाँ उद्देश्य बताया गया अगले वाक्य में। मतलब जो खूब पढ़ो, यहाँ खूब पढ़ो प्रधान वाक्य है और खूब पढ़ो इसका उद्देश्य क्या? खूब पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्या इसका उद्देश्य है? पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि परीक्षा में प्रथम आ सको। इसलिए ये क्या हो गया? जिससे कि शब्द क्या हुआ? उद्देश्य सूचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त हो सके। प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, ये प्रधान वाक्य हो गया। और जो ताकि शब्द है इसने जोड़ने का काम किया। किसको? प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त सके, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया। प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का उद्देश्य हमारा क्या होता है, क्या पर्पज होता है? कि अवसर पड़ने पर सभी हमें सहयोग दे सके, ठीक है? कि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त हो सके। तो यहाँ जो ताकि शब्द वो क्या हो गया? उद्देश्य वाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। जो तीसरा भेद है वैधिकरण समुच्चय बोधक का, वो होता है संकेत वाचक। क्या होता है? संकेत वाचक। इसमें क्या है कि प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। जो एक उपवाक्य है उसमें जो योजक होता है उसका संकेत अगले उपवाक्य में दिया जाता है। और ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं? जोड़े में, युग्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें? जैसे जो, तो, यद्यपि, तथापि। जो और तो क्या है? एक ही वाक्य में आएंगे, साथ आएंगे। यद्यपि और तथापि ये भी एक ही वाक्य में आएंगे, साथ ही आएंगे। चाहे, पर, जैसे, तैसे, ये क्या होते हैं? जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और संकेत अगले वाक्य में मिल जाता है इसमें। देखिए उदाहरण कि ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, ज्यों ही क्या है? ज्यों ही शब्द है, त्यों ही बिल्ली घुस गई। त्यों ही, ज्यों ही और तो ही जोड़े के रूप में आए हैं। और संकेत मिला दरवाजा खोलना, उसका संकेत, अगला संकेत क्या मिला? बिल्ली घुस गई अंदर, ठीक है? तो ज्यों ही दरवाजा खोलो, त्यों ही बिल्ली अंदर घुस गई। ज्यों ही और तो ही क्या है? ये जोड़ने को काम कर रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला, बिल्ली अंदर घुस गई, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यह क्या है? संकेत वाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी। यद्यपि बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, आलसी भी है, ये दो वाक्य हैं। यद्यपि और तथापि, इन्हें दोनों को जोड़ने का काम किया और युग्म के रूप में आए यद्यपि तथापि। इसलिए यहाँ भी क्या है? संकेत वाचक। यद्यपि बुद्धिमान है और उसका संकेत क्या है? कि वह आलसी भी है। यद्यपि और तथापि क्या हो गए? संकेत वाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक। अगला देखते हैं स्वरूप बोधक। ये जो अंतिम है वैधिकरण समुच्चय बोधक का अंतिम भेद है स्वरूप बोधक। इसमें क्या होता है कि जिन अव्यय पदों को पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाए थे। फिर से देखिए, जिन अव्यय पदों को या समुच्चय बोधक शब्दों को पहले उपवाक्य में
और युक्त जो पहले वाक्य में प्रयोग हुए हैं शब्द, चाहे वो शब्द भी हो सकता है, वाक्यांश भी हो सकता है, वाक्य भी हो सकता है, उसको स्पष्ट करने के कार्य करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वरूप बोधक, वैधिकरण, समूचय बोधक। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक कि। यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक कि, ये शब्द इस कौन से में आते हैं? वैधिकरण, समूचय बोधक में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कि वह इतनी सुंदर है मानो अप्सरा। इतनी सुंदर है मानो क्या है? अप्सरा है। इसमें क्या हुआ कि जिन अव्यय पदों का पहले वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग किया है कि सुंदर जो सुंदर है, अप्सरा के समान सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ स्पष्ट किया कितनी सुंदर है? अप्सरा। इतनी सुंदर है जितनी अप्सरा। तो यहाँ एक वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, एक वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया शब्द है ये मानो। तो मानो क्या हो गया? ये स्वरूप सूचक वैधिकरण, समूचय बोधक। अगला देखिए, 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे दिल्ली रुकना है। 7 दिन यानी मुझे 1 सप्ताह दिल्ली रुकना है। यहाँ भी क्या हुआ कि स्पष्ट करने के लिए, पहले वाक्य को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग हुआ है। यानी शब्द क्या हुआ? स्वरूप सूचक, स्वरूप बोधक, वैधिकरण, समूचय बोधक। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव ही विजय होती है। यहाँ भी अर्थात शब्द ने क्या किया? किसके लिए प्रयोग हुआ है अर्थात? पहले वाक्य में प्रयुक्त शब्द को स्पष्ट करने के लिए कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? कि सत्य की सदैव ही विजय होती है। इसको स्पष्ट करने वाला है अर्थात। ठीक है, तो यहाँ अर्थात क्या हुआ? स्वरूप बोधक, वैधिकरण, समूचय बोधक। समूचय बोधक यही समाप्त होते हैं। समूचय बोधक की परिभाषा, उसके भेद, समानाधिकरण समूचय बोधक, वैधिकरण समूचय बोधक, इन दोनों के भेद हमने कर लिए हैं। इनको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय अवश्य बताएं कैसी लगी वीडियो। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।